हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजमात्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज हम बात करेंगे अपनी इस विशेषण सीरीज में इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स के बारे में, जो कि न्यूज में रहे हैं बिकॉज इंडिया ने क्रॉस कर लिया है एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, वो है $500 बिलियन का, जहां पर इंडिया के पास अब जो रिजर्व है वो $500 बिलियन का हो चुका है। एंड अगर आपने न्यूज़ फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने ये लैंडमार्क अचीव किया, मींस कि हम $500 का जो रिजर्व है ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, इतना रिजर्व एक साथ। एंड दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज अगर आपने 1991 क्राइसिस के बारे में कुछ भी समझा है, पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि इंडिया की सिचुएशन ये हो गई थी 1991 में कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो सिर्फ 3 वीक के थे, कि हम 3 वीक का ही अपना जो एक्सपोर्ट का बिल है वो पे कर सकते थे। बट आज सिचुएशन चेंज हो चुका है। आज जो हमारे पास रिजर्व है उसके बेसिस पे हम एक साल का अपना जो इंपोर्ट का बिल है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में, फॉरेन करेंसी में वो पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं कि इसमें फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें गोल्ड होता है, इस फॉरेन करेंसी का जो पूरा रिजर्व है इसमें सबसे पहली चीज गोल्ड इंक्लूड हम करेंगे। एंड दूसरा एसडीआर। एसडीआर बेसिकली एक काइंड ऑफ सिस्टम है जो कि आईएमएफ ने क्रिएट किया। आईएमएफ ने ये क्रिएट किया सिस्टम 1969 में। एंड जो कि इंश्योर करता है हर एक मेंबर कंट्री को कि उनके पास जो फंड्स हैं वो अगर आईएमएफ के पास सिक्योर करते हैं तो उसके एवज में, उसके अगेंस्ट दे गेट अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, जिसके बेसिस पे उनको करेंसीज एट द टाइम ऑफ नीड दे कैन विदड्रॉ फ्रॉम द आईएमएफ। एंड इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास तीन पांच करेंसी यहाँ पे बेसिकली हैं। यूएस डॉलर है, यहाँ पर यूरो है, एंड चाइनीज युआन है, एंड चाइनीज सॉरी जैपनीज येन यहाँ पर आपके पास है, एंड ब्रिटिश पाउंड यहाँ पर रहता है। ठीक है, चाइनीज युआन जो है ये 2016 में ही ऐड किया गया है इस पूरे करेंसी ऑफ बास्केट ऑफ करेंसी में। ठीक है, सो अब तीसरी चीज में जो है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये वो एसेट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के जो इंडिया अपने पास रखता है इन वेरियस फॉर्म्स, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में हो या फिर इंडिया ये करेंसी जो है बाकी किसी फॉरेन कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास सेफ एंड सिक्योर रखता हो। एंड अब बेसिकली ये सारा फॉरेन एक्सचेंज को सेफ एंड सिक्योर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आरबीआई के ऊपर आ जाती है। आरबीआई एक्ट 1934 जो है ये सुनिश्चित करता है कि आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये सारा जो फंड है, ये सारे रिजर्व जो है वो उनके पास सेफ रहे, वो उसे सेफ रखें, एंड साथ ही इसे वो अच्छे से मैनेज करें ताकि इंडिया को जब भी कभी भी ऐसी 1991 जैसी सिचुएशन का सामना फिर से ना करना पड़े। ठीक है, सो अब इसमें हम बात करेंगे गोल्ड की। जो अभी की सिचुएशन है, अभी हमने देखा कि इंडिया के पास जो अब रिजर्व हो गया है गोल्ड का, वो अराउंड 6.4% ऑफ टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है, जो कि पहले, इससे पहले सितंबर 2019 में 6.14% हुआ करता था। ठीक है, एंड अगर हम वैल्यू की टर्म में बात करें तो अभी जो हमारे पास टोटल गोल्ड है वो है 653 टन्स में। एंड ये इसका, अब यहाँ पर ये बात समझने की होगी कि ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ये सारा जो टन्स ऑफ गोल्ड है वो कहीं एक बिल्डिंग में एक साथ इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है। इंडिया ने इसको अलग अलग जगह पे रखा है। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो है हमने 360 टन के अराउंड जो है उनके पास सेफ एंड सिक्योर रखा है। एंड ऐसी इंटरनेशनल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास जो है हमने यहाँ पर अराउंड जो है गोल्ड उनके पास भी सेफ रखा है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो पार्ट है वो इंडिया में हम डोमेस्टिकली भी अलग अलग जगहों पे आरबीआई अपने वॉल्ट में रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बात और भी क्लियर कर दूं कि जो हम रिजर्व की बात करें, दिस इज ऑफिशियल रिजर्व्स, मींस जो इंडिया एज अ आरबीआई के पास रिजर्व्स पड़े हैं उनकी। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये नवंबर 2019 का अगर आप डेटा देखेंगे तो वहां पर हमारे पास 618 टन्स के अराउंड जो है रिजर्व थे। एंड सबसे ज्यादा रिजर्व जो है यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व जो है वो यूएस के पास है, दैट इज 8133 टन्स के अराउंड। ठीक है, तो दिस इज ऑफिशियली हेल्ड बाय द कंट्रीज। बट अगर हम प्राइवेट सिटीजन के पास देखें या इंडिविजुअल सिटीजन के पास देखें तो इंडिया हैज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास अगर इंडिविजुअल्स के पास हम देखेंगे, बिकॉज इंडिया में गोल्ड का एक क्रेज, एक इम्पोर्टेंस सोसाइटी में अलग तरह से है, तो उसे अगर हम टोटल कॉन्स्टिट्यूट करें कि इंडिया के लोगों के पास कितना गोल्ड है, तो वो बन जाता है 23,000 टन्स। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग नंबर, द 23,000 टन्स। एंड इसके कंपैरिजन बाकी कंट्रीज में आप देखेंगे तो कहीं कोई स्टैंड नहीं करता है।
ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली अ ग्राफ जहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड ओवर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो किसके पास कितना है। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास रखे हुए है वो है चाइना। ठीक है, जिसके पास 2019 के डेटा के अराउंड वो उनके पास जो है $3 ट्रिलियन के अप्रॉक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली बाकी कंट्रीज के पास इस ग्राफ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब अब ऐसी सिचुएशन में जब इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली इंडिया में और इंडिया के बाहर हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कंट्रीज को जो है इकोनॉमिकली काफी लॉस हो रहा है एंड कंट्रीज जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जा रही है। ऐसे में इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज कैसे कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका, वो भी हम समझेंगे। सबसे पहला रीजन इसका ये है कि राइज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब जो इंडिया में जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम पर इंडिया को एक ऐसी कंट्री के रूप में देख रहे हैं कि जहां पर अभी इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका है, बिकॉज अभी शेयर मार्केट डाउन है एंड इन्वेस्टमेंट की अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज काफी खुल गई हैं। एंड वो इसे इस तरह से देख रहे हैं कि इंडिया के जो फंडामेंटल्स है, जिसे हम इकोनॉमिक फंडामेंटल बोलते हैं, कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी डेफिनेटली ग्रो करेगी। सो वो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पर्पज से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानते हैं। एंड अगर आपने देखा हो कि यही टाइम पर हमारे पास कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया की कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ है, जैसे कि जियो में अराउंड 9.99% का जो शेयर है, जो स्टॉक है, शेयर जो है वो बाय किए हैं फेसबुक ने। एंड जो अदरवाइज वैल्यू टर्म में अगर हम देखें तो 43,000 करोड़ के अराउंड बन जाता। तो इसी तरह और भी कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एफडीआई इन्वेस्ट किया है, चाहे वो एयरटेल हो या इसी तरह से और कंपनीज हो। इसके और भी रीजंस हैं, जैसे कि सेकंड रीजन अगर हम बात करें तो फॉल इन कोल, जो क्रूड ऑयल है वो, अब हमें भी पता है कि इंडिया का 90% जो ऑयल है वो इम्पोर्टेड रहता है। तो अगर हम कोई भी चीज इंपोर्ट करें तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। बट क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी जो कोल ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो अभी सस्ता चल रहा है, तो हमें वो सस्ते में ऑयल मिल पा रहा है। तो दैट इज एन एडवांटेज, जिसकी वजह से हमें ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपना नहीं देना पड़ रहा है। एंड इसी तरह से तीसरी से बात ये कि जो इंडियंस बाहर जाके पैसा खर्चते थे ओवरसीज में जाके करते थे, उसमें अराउंड जो है 60, अभी जो काफी डाउन आया हुआ है, अराउंड 61% का फॉल है जून मंथ में, जो इंडियंस बाहर जाके जो रेमिटेंसेज, जो इंडियन करेंसी है जो बाहर जाके वो खर्चते थे, दैट हैज बीन रिड्यूस। एंड उसके कंपैरिजन में जो इनफ्लो है फॉर रेमिटेंसेज का, चाहे एनआरआईज के थ्रू या फिर और जो इंडियंस बाहर काम करते हैं उनके थ्रू, वो इंडिया में बढ़ रहा है। ठीक है। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि निर्मला सीतारमन ने जो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था ड्यूरिंग लॉकडाउन रिगार्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन का, सो उसका भी एक एडवांटेज मिल रहा है, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि ये जो टैक्स सेविंग अभी कंपनीज को होगी वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आगे चल के अच्छा एक रिटर्न भी दे सकती हैं कंपनीज को एंड ओवरऑल इकोनॉमी को भी। ठीक है। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंडिया में इंक्रीज कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से हमने देखा कि ये $500 बिलियन का हमने रिजर्व जो है लैंडमार्क जो है वो अचीव किया है। एंड अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी हम क्या इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं सबसे पहली बात ये कि जिस टाइम पर हमने बात किया लॉकडाउन का एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन का, ऐसी सिचुएशन में जो वर्ल्ड ओवर सिचुएशन हम देख रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है कि क्या कितना लॉस इस लॉकडाउन की, इस कोरोना आउटब्रेक की वजह से कंट्रीज को होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में हर एक कंट्री चाहता है कि उसके पास इतने टूल्स, इतनी क्षमता रहे कि वो आने वाली एक्सीजेंसीज या प्रॉब्लम्स का सामना कर सके। तो ऐसे में जितना फॉरेन रिजर्व हमारे पास रहेगा वो हमें मजबूत करता है इस बात के लिए कि अगर कोई भी ऐसी एक्सीजेंसी आती है तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि ये बोला गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अराउंड 1.5%, 1.5% के अराउंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बदले हम इकोनॉमी में एक रिडक्शन देखेंगे। ये 40 साल में पहली बार होगा, इन 40 इयर्स इट इज फर्स्ट टाइम कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने के बजाय रिड्यूस करने की सिचुएशन में आ गई है 2020-21 के लिए। ठीक है। सो अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, जैसे हमने बात किया कि अब हमारे पास जो रिजर्व है उसके बेसिस पे हम अपने एक साल का जो इम्पोर्ट है उसको हम पे कर सकते हो। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आरबीआई की उसके पास जो
जो मैनेज करने की कैपेसिटी है फॉरेन रिजर्व को वो बढ़ जाती है। एंड इसी तरह से उसे एक और भी एडवांटेज है कि रुपी जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको रुपीज चाहिए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज इंडिया में आप रुपीज में ही इन्वेस्टमेंट ले पाएंगे। सो इसकी वजह से रुपीज की डिमांड बढ़ जाती है, एंड डिमांड बढ़ने की वजह से इंडिया का जो रुपी है वो स्ट्रेंथ दे रहा है, मतलब वो डॉलर के कंपैरिजन में उसकी डिमांड बढ़ गई है। एंड इट इज मोर look after thing as of now, ठीक है। So these are the significance of this लैंडमार्क अचीवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी रिगार्डिंग दिस न्यूज, एंड अकॉर्डिंगली वी विल फॉलो ऑल अदर इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग ऑल द इकोनॉमिक एंड द अदर इश्यूज, ठीक है। एंड ट्यून टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक डिटेल एनालिसिस मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।